जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सर्किट एज्यूम करना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं कि अपने पास दो सर्किट हैं। एक सर्किट ये C1 है और दूसरी जो सर्किट है वो सपोज कर लेते हैं कि C2 है। और ये दोनों सर्किट एक दूसरे से बहुत क्लोज रखी हुई हैं और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है सपोज कर लेते हैं ये I1 है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है सपोज कर लेते हैं वो I2 करंट है। इस सर्किट का नाम C2, इसका नाम C1 है। इस सर्किट में एक छोटा सा हम ऐसा ना कर देखो करते क्या हैं कि इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है तो I1 करंट क्या करता है कि अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर क्या करता है कि अपने चारों ओर एक कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये तो आपको पता ही है। तो अगर इसमें I1 करंट है तो ये क्या करेगा, अपने चारों ओर सराउंडिंग में ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ऐसे इसी तरीके से C2 सर्किट में I2 करंट फ्लो हो रहा है तो ये भी क्या करेगा, अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ही करेगा। हम ये मानकर चलते हैं कि C1 सर्किट में I1 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाली सर्किट रखी हुई है। तो अगर ये सर्किट रखी हुई है तो इस सर्किट में I2 करंट है तो इस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, क्योंकि इस I1 करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। उस मैग्नेटिक फील्ड में ये सर्किट रखी हुई है तो इस सर्किट पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। सपोज कर लेते हैं कि इस सर्किट में छोटे छोटे DL ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, उसमें से कोई एक एलिमेंट है, सेकंड सर्किट का एलिमेंट ले रहे हैं तो वो DL2 एलिमेंट हो गया। तो DL2 सर्किट पर I1 करंट की वजह से प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा। इस पर क्या लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा। हम सपोज कर लेते हैं कि इस पर सेकंड सर्किट पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना हो गया है, वो डेल F2 लग रहा है। तो ये फोर्स लगेगा I2 डेल L2 और मैग्नेटिक फील्ड किसकी है यहाँ पर, ये इस फर्स्ट सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ हो जाएगा P1 डेल F2 इज इक्वल टू I2 डेल L2 B1। भाई फार्मूला होता है F इज इक्वल टू IBL। I जो है ये यहाँ का लिया जाएगा क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड, इससे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया I2। और डेल L2 कौन से लेंथ पर लग रहा है, डेल L2 लेंथ पर लग रहा है तो यहाँ पर डेल L2 लिख दिया गया। ये कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है, इस I1 करंट की वजह से प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो इसलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लिया है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये भी याद रहे कि ये होता है IL क्रॉस B होता है F इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि क्रॉस B1 लिखेंगे और अब क्रॉस का प्रोडक्ट हटाएंगे तो I2 डेल L2 और B1 क्या हो जाएगा, B1 साइन थीटा और यूनिट वेक्टर R का मतलब कि इस फोर्स का डायरेक्शन बताएगा यूनिट वेक्टर R जो है यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। वो प्लेन है जिसमें डेल L2 और B1 है, वो प्लेन है जो डेल L2 और B1 को कंटेन करके रखा है। और थीटा जो है वो एंगल है, किसके किसके बीच का एंगल है, डेल L2 और B1 के बीच का एंगल है, डेल L2 और B1 के बीच का एंगल है। सपोज कर लेते हैं कि इस C1 सर्किट के अंदर जो I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसने जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया है उस अपने चारों ओर उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये सर्किट C2 रखा हुआ है तो इस सर्किट C2 पर जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से ये सर्किट, यानी कि ये जो लेंथ है DL2, ये फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो गया है, डिस्प्लेस्ड हो गया है। यानी कि हम ये मानकर चलते हैं कि लेट, या हम ऐसे लिख दें, इफ डेल R इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट डेल L2 along the direction of
फोर्स की डायरेक्शन में हम ये मानकर चलते हैं कि डेल आर का डिस्प्लेसमेंट हो गया है डेल एल एलिमेंट का। तो अगर डेल एल एलिमेंट का फोर्स की डायरेक्शन में डी आर डिस्प्लेसमेंट हो गया है तो हम कोशिश करते हैं कि वर्क डन बाई द फोर्स कैलकुलेट करने का। तो वर्क डन बाई द फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाई द फोर्स, वर्क डन बाई द फोर्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो डेल W2 इज इक्वल टू, ये निकल कर आ जाएगा डेल F2 इंटू डेल आर। ठीक है, इतना यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। और डेल F2 की वैल्यू ये आपने कैलकुलेट कर रखा है, तो ये वैल्यू जब आप रखोगे I2 डेल L2 P1 साइन थीटा यूनिट वेक्टर R और क्रॉस, क्रॉस नहीं होता है यहाँ पर तो डॉट होता है, तो डॉट और यहाँ हो जाएगा DR, ये हो जाएगा। और अब आप इसको रखोगे I2 और I2 B1 साइन थीटा, B1 साइन थीटा, I2 B1 साइन थीटा और डेल L2 डेल R। अब आप देखो, आपने कहा कि ये डेल L हमारा एलिमेंट है और फोर्स की डायरेक्शन में ये कितना डिस्प्लेस्ड हुआ। सपोज कर लेते हैं फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में यहाँ जो एलिमेंट था वो एलिमेंट यहाँ से यहाँ चला गया और इस डिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ DR और इसका लेंथ कितना है DL है। तो एरिया कितना आएगा, DL इंटू DR, यही तो एरिया आएगा, यही तो एरिया आएगा। और ये एरिया उतन जैसे ये पार्शियल है वैसे ये भी पार्शियल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, I2 B1 और साइन थीटा इंटू एरिया हो जाएगा डेल A2 हो जाएगा। ठीक है, डेल A2 हो जाएगा। तो स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया होगा ये भी आप याद रखें, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया होगा ये जो डेल A2 होगा। और डेल A2 की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि देखो डेल A2 की वैल्यू डेल L2 इंटू डेल R होगा। एक एक बात मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ज़रा गौर से आपको देखना पड़ेगा कि जो ये B1 साइन थीटा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोनेंट ऑफ B1 नॉर्मल टू द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अगर मैं कहूँ कि ये हमारा ये है ऐसे, एक मिनट, ये है ये ऐसे, अरे बन जा भाई, ये हमारे पास एक कॉयल है और कॉयल का ये है हमारा प्लेन और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मान लो ये है आपका यहाँ पर ऐसे, ये है B। तो अब इस साइड में मान लो और इधर है हमारा ये जो, हाँ ठीक है, एक मिनट बनाने, हाँ मान लो कि इधर है हमारा ये एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये B है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट जो नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रहा है वो क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अप्रोच लिया गया है। अब 2 डायमेंशनल में हम 3 डायमेंशनल कैसे दिखाएं, तो हमने सीधा यहाँ पर बता दिया आपको कि B1 साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो उस प्लेन से कैसा हो, नॉर्मल है, जो कैसा है, नॉर्मल है। तो अगर ये B1 साइन थीटा ये हम केवल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट मानकर चलें तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, B इंटू A। और B की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, B साइन थीटा, B की जगह पर क्या रख रहे हैं बेटा, B साइन थीटा रख रहे हैं, B साइन थीटा इंटू A। तो दिस इज द क्या है, फ्लक्स। लेकिन कहाँ का फ्लक्स है ये सेकंड वाले कॉयल में पास हो रहा है। देखो कहाँ पर ये फ्लक्स, देखो यहाँ पर डेल A2 भी तो है, तो सेकंड वाले कॉयल से पास होने वाला फ्लक्स है। इस वजह से ये फाई जो है वो फाई2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये फाई2 बन जाएगा। तो अब हम क्या रखेंगे, डेल W2 इज इक्वल टू, यहाँ पर पूरी बात मैं लिख भी देता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया देयरफॉर B1 साइन थीटा डेल L2 विल बी या विल इंडिकेट
द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉयल C2 से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो φ2 हो जाएगा, यानी कि डेल φ2 कितना बनेगा, वो B1 sin थीटा इंटू डेल A2 बनेगा। और अब हमारा जो डेल W हो जाएगा, डेल W2 जो हो जाएगा, डेल W2 कितना हो जाएगा, डेल W2 के लिए देखो ये I2 एज इट इज रहने वाला है, इसकी जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, डेल φ2 लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये डेल W2 क्या है, ये टोटल वर्क डन, ये क्या है जी, ये क्या है, टोटल वर्क डन है, ये टोटल क्या है, ये टोटल वर्क डन इन लिंक्ड या लिंकिंग द टोटल फ्लक्स φ2 विथ कॉयल C2, ठीक है। C2 कॉयल से φ2 अगर फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है तो ये टोटल वर्क डन है। तो इट मीन्स डेल W2 इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर दें हम तो I2 डेल φ2 के लिए टोटल वर्क डन के लिए, ये टोटल वर्क डन नहीं है, ये पार्शियल वर्क डन है, डेल L लेंथ पर है, टोटल वर्क डन तो अब कैलकुलेट करेंगे, सॉरी फॉर दैट। तो डेल W2 इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन अगर हम इसका कर दें तो डेल W2 इज इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रेशन ही होगा, तो इंटीग्रेशन होगा इसका, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमको, I2 मिलेगा, φ2 मिलेगा, ये W2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा। तो W2 इज इक्वल टू क्या मिला, I2 और φ2, दिस इज द, ये है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा इसका मीनिंग यही है कि टोटल वर्क डन इन लिंकिंग द टोटल फ्लक्स φ2 विथ द कॉइल C2। अच्छा, एक चीज़ और देखा हमने कि ये सब तो वर्क डन हमने जो कैलकुलेट किया ये φ2 फ्लक्स के लिए और डेल L2 लेंथ पर कैलकुलेट किया, यानी कि सेकंड कॉइल C2 के ऊपर कैलकुलेट किया। इसी तरीके से क्या हम C1 पर कर सकते हैं, तो हम ज़रूर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि सिमिलरली द टोटल वर्क डन इन लिंकिंग फ्लक्स φ1 विथ कॉयल C1 कैरिंग करंट I1 इज, अब I1 करंट अगर कैरी कर रहा है तो W1 कितना हो जाएगा C1 कॉयल के लिए, तो सिमिलरली इसी तरीके से I1 हो जाएगा और φ1 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में कि W2 इतना आ गया, W1 इतना आ गया, I1 φ1, I2 φ2 आ गया। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि W1 और W2 मस्ट बी इक्वल, ये दोनों क्लियर हैं। लेकिन क्यों क्लियर है, कैसे क्लियर है कि इक्वल हैं ये, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि W1 एंड W2 मस्ट बी इक्वल। लेकिन ध्यान से देखो ना कि क्यों इक्वल हैं, इक्वल टू W2 because if the closed सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। कौन सी सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए, C1 एंड C2 सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्लोज्ड होने के बाद क्या होना चाहिए, तो ये आर सेपरेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर सेपरेटेड टू अ ग्रेट डिस्टेंस। C1 और C2 डिस्टेंस, C1 C2 क्लोज्ड होना चाहिए, लेकिन वो दोनों सर्किट एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर रखे होने चाहिए। उस कंडीशन में W1 और W2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। उस कंडीशन में W1 W2 अगर इक्वल हैं तो देखो होगा क्या कि देन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कॉयल के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा कि एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेस, जब आप ग्रेट डिस्टेंस पर रखेंगे तो उस कंडीशन में ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सेपरेशन करने के दौरान सेपरेशन मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। अब अगर ये कंडीशन है
तो W1 और W2 को इक्वल कर दो, और W1 और W2 को इक्वल करोगे तो वो आप ऐसा कह सकते हो कि वो W के इक्वल हो गया। और अगर W के इक्वल हो गया तो phi1 I1 के इक्वल हो जाएगा, phi2 I2 के इक्वल हो जाएगा। और phi1 I1 phi2 I2 अगर इक्वल हो गया, ये चीज़ अगर इक्वल हो गई, तो एक चीज़ तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के उससे जानते ही हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इससे क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। तो हम एक चीज़ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेफिनेशन से जानते ही हैं कि किसी कॉइल्स में प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के होता है। और अगर ये phi1 है तो ये I2 करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर ये phi2 है तो ये I1 करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर ये प्रोपोर्शनल के सिंबल हटेगा तो phi1 इज इक्वल टू M और 1 2 और I2 आ जाएगा। और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 1 और इंटू I1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से phi1 की वैल्यू और phi2 की वैल्यू ये हमको डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस से पता होनी चाहिए। और phi1 की जगह पर ये अगर वैल्यू हमने पुट कर दिया M1 2 और I2, और पहले से ही I1 है यहाँ पर, और phi2 की जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट किया कि M2 1 और इंटू I1, और इंटू पहले से ही ये I2 है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, एक I2 से I2 कैंसिल हो रहा है, I1 से I1 कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब हमको क्या मिला कि M12 इज इक्वल टू M21। इसी को हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहते हैं, कि जब हम किसी कॉइल को एक दूसरे से सेपरेट करके रखते हैं कुछ दूर पर, और उसमें करंट I1 I2 करंट फ्लो होता है, तो एक की वजह से दूसरे में जो इंड्यूस्ड कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है, और दूसरे से पहले वाले में जो इंड्यूस्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी को रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम का कंक्लूजन क्या निकल कर आया, कंक्लूजन ये निकल कर आया कि दिस रिलेशन इज यूजुअली टर्म्ड एज अ रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑन द अकाउंट ऑफ दिस थ्योरम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स आर सर्किट इज रिप्रेजेंट बाई M इन प्लेन ऑफ M1 इन प्लेस ऑफ M12 और M21। तो कह रहा है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर दो कॉइल्स या सर्किट को हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो कराएं और एक दूसरे के कह सकते हैं कनेक्शन रिलेशन में, तो उसमें फर्स्ट की वजह से दूसरे में अगर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है वो M21 है, और दूसरे की वजह से फर्स्ट में जो प्रोड्यूस होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस वो M12 है, तो वो दोनों की जगह पर हम केवल सिंबल M यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम थी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में था। ठीक बेटे, तो बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।